हाँ स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रोड, बॉटनी लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी फर्स्ट ईयर के सेशन 2020-21 के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर कॉलेज की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थ्योरी का कल जो एक चैप्टर पढ़ा था 20-25 मिनट का, वो जो थ्योरी की जो बुक है बीएससी पार्ट फर्स्ट की पेपर सेकंड में, एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने कहे थे कि आप याद करना, वो पढ़ना। जो अपनी जो समय की अंदर जो आपके खुद के अंदर जो ऊर्जा है, वो इस समय में इस प्रकार यूज़ कीजिए पढ़ाई के हिसाब से। तो आपको 10-15 मिनट का जो वीडियो आता है उसको ज़रूर देखिए और उसको याद कीजिए। तो कल का जो वीडियो था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो हमारे सामने ये थे। पहला क्वेश्चन ये रखा था आज आपके सामने मैंने कि रिक्शिया की कोई दो जलीय जातियों के नाम लिखिए। आप रिक्शिया की कोई भी दो जलीय जातियां थी उनके नाम रख सकते थे। दूसरा था पादप जगत का उभयचर कौन है। तीसरा था राजस्थान में पाई जाने वाली ब्रायोफाइटा का नाम लिखिए, या राजस्थान में कौन सा ब्रायोफाइटा पाया जाता है उसकी एक जाति का नाम लिखना था। फिर एक क्वेश्चन था फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, या जो उभयचर हैं यानी कि जो ब्रायोफाइटा हैं, फादर ऑफ ब्रायोफाइटा कौन है, इंडियन ब्रायोफाइटा कौन है, और थेलस क्या है या हिंदी में जिसको कहते हैं सुकाय क्या है। फिर क्वेश्चन था आर्चिगोनिया क्या है, आर्चिगोनिया या स्त्री धान्य जिसको कहते हैं वो क्या है। पीढ़ी एकांतरण या जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं वो क्या है। पीटमोस किसे कहते हैं वो क्वेश्चन था। उसके बाद था कि ब्रायोफाइटा का शरीर कितने भागों का बना होता है या कैसा बना होता है या कैसा था। और फिर था कि ब्रायोफाइटा के कैप्सूल की विशेषता लिखिए। तो ये जो कई प्रकार के जो क्वेश्चन थे, कई जो बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छे उत्तर दिए इनके। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने उत्तर दिए और इन चीज़ों को देखते रहे। ये आपको जो समय है ना उसका सदुपयोग है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे थोड़े थोड़े जुड़े रहते हैं इस ग्रुप से। और इस जो क्वेश्चन है इन सब के उत्तर मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से उत्तर हैं, कैसे आपने दिए। बहुत से बच्चों ने बहुत ही शानदार उत्तर दिए। पर्सनल जो थे बच्चों ने मेरे पास जो है उत्तर इसके पहुंचाए। और उसके बाद जैसे मान लो बच्चे कुछ ऐसे थे जो इनके उत्तर नहीं दे पाए, वो अब ये वीडियो देखेंगे तो उससे उनके जो उत्तर हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार के जो हैं क्वेश्चन थे और उसके उत्तर क्या थे। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है कि रिक्शा की कोई दो जलीय जातियों के नाम लिखिए। तो जलीय जातियों में आप लिखते हो रिक्शिया फ्लूटेंस और रिक्शिया अवेंसिस लिख सकते हो। अब दोनों ये याद करो तो अच्छा रहता है, क्योंकि रिक्शिया फ्लूटेंस एवं रिक्शिया अवेंसिस, रिक्शिया फ्लूटेंस और रिक्शिया अवेंसिस ये जलीय जातियां हैं। और इसमें जब आप याद करते हो ना रिक्शिया अवेंसिस, तो इसमें ऑटोमेटिक आपको एक क्वेश्चन और याद हो जाता है। जो तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ब्रायोफाइटा का नाम लिखिए। तो रिक्शिया क्या है, एक ब्रायोफाइटा है। और ब्रायोफाइटा के अंदर हम रिक्शिया पढ़ते हैं। तो रिक्शिया अवेंसिस है ना, वो राजस्थान के माउंट आबू में पाया जाता है। तो राजस्थान का जो माउंट आबू है वहाँ जो जल है उसके अंदर रिक्शिया की हम जाति देखें तो कौन सी मिलेगी, रिक्शिया आबुएंसिस। तो जो तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ब्रायोफाइटा की जाति लिखिए, तो आप रिक्शिया आबुएंसिस लिख सकते हैं। और वो एक ब्रायोफाइटा जो कि राजस्थान के माउंट आबू में पाया जाता है, इसलिए उसको रिक्शिया आबुएंसिस कहते हैं। और दूसरी जाति आप रिक्शिया फ्लूटेंस भी लिख सकते हैं। यदि इसके साथ मैं एक और याद करवा देता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे दिया था कि रिक्शा की कोई दो जलीय जातियों के नाम लिखिए। मैंने ये आपको बता दिया क्योंकि ये जो जलीय जातियाँ हैं जो स्वच्छ जल और स्थिर जल में भी मिल सकती है और मुक्त तैरते हुए जल में भी मिल सकती है। अब कोई आपको ये पूछ ले कि राजस्थान में पाई जाने वाली कोई एक और जाति का नाम लिखिए, तो आप इसमें दो और जातियाँ याद कर लीजिए। एक तो रिक्शिया रेटिकुलेटा और एक रिक्शिया डिस्कलर। ये इजी है याद करने में। एक रिक्शिया रेटिकुलेटा और एक रिक्शिया डिस्कलर। यदि ऐसे प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में पाई जाने वाली रिक्शिया की कोई दो जातियों के नाम लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, रिक्शिया रेटिकुलेटा और रिक्शिया डिस्कलर लिखोगे। उसके बाद एक बार फिर आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर कि पादप जगत का उभयचर कौन है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है। तो पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइटा है। अब बात ये आती है कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर क्यों कहते हैं। तो मैंने ये बताया था कि ब्रायोफाइटा नम भूमि में उगते हैं। और पादपों की यदि हम बात करें तो ये स्थलीय पादप हैं, लेकिन सफल स्थलीय पादप नहीं है।
क्योंकि इनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब आपके सामने ये प्रश्न आता होगा कि सर इनको जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब ये जनन करते हैं ना, तो इनके जो पुंगणु बन के हैं, जिनको हम एंथेरोजोइड्स कहते हैं, वो क्या होते हैं, तैरते हुए जो मादा जननांग है आर्चिगोनिया उस तक पहुंचते हैं। तो आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं, उसका जो एग वाला पार्ट्स होता है उस तक पहुंचते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एंथेरोजोइड्स को जाने के लिए जल एक माध्यम का कार्य करता है, अर्थात उसको तैरते हैं एंथेरोजोइड्स जल में। तो तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल की आवश्यकता होगी निषेचन के लिए, निषेचन होगा तभी तो इसमें जनन होगा। तो अर्थात जनन के लिए इसमें जल की आवश्यकता होती है, और साथ में ये नम भूमि पर भी उगते हैं। तो बात ये आ गई ना कि साथ में तो रहते हैं ये जल में, जल जरूरी है, और स्थल पर इनका आवास हो गया। तो जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जो जीवन यापन करते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस या उभयचर कहा जाता है। फिर आता है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी क्या है। देखो कल जो नोट्स आया था ना, उसमें मैंने ये बताया था कि जो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी जो है वो कश्यप हैं। कौन है? कश्यप। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की यदि बात करें इंडियन ब्रायोलॉजी की, तो वो कश्यप हैं। और इसके अलावा यदि हम फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन से आगे? कश्यप। यदि पूरा नाम की हम इसकी बात करें तो वो होता है एस.आर. कश्यप। एस.आर. कश्यप। कल देखो एक ब्राउन वैज्ञानिक का नाम आया था। ब्राउन जो है नोट्स में थोड़ी सी उसमें करेक्शन है। ब्राउन जो वर्ड है ना, वो एक ध्यान रखना आपको, ब्रायोफाइटा जो वर्ड है, ब्रायोफाइटा शब्द ब्राउन ने दिया था। ब्रायोफाइटा जो वर्ड है वो तो दिया था ब्राउन ने। और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी या ब्रायोफाइटा के यदि जनक पूरे वर्ल्ड की यदि बात करें, तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं वो एफ केवर्स आएंगे। उसका उत्तर क्या आएगा? सभी बच्चों ध्यान दीजिए, उसका उत्तर क्या आएगा? एफ केवर्स आएगा। तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी तो एफ केवर्स हैं। ब्राउन ने ब्रायोफाइटा शब्द दिया है, और एस.आर. कश्यप क्या है? ये भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक हैं। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन आता है थैलस क्या है। तो मैंने ये बताया था कि थैलस को हिंदी में कहते हैं सुकाय। ब्रायोफाइटा प्लांट्स एक थैलस स्ट्रक्चर में होता है। थैलस उस संरचना को कहते हैं जिसके अंदर पादप जो होता है जड़, तना और पत्तियों में विभक्त नहीं होता। अर्थात जो प्लांट्स जो होता है वो जड़, तना, पत्तियों में विभक्त नहीं होगा, तो सीधा उसका एक शरीर होता है, उसको क्या बोलते हैं? हमें उस बॉडी को क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। फिर आगे वाला क्वेश्चन आता है आर्चिगोनियम क्या है। आर्चिगोनियम क्या है, यानी कि स्त्रीधानी क्या है। ब्रायोफाइटा पादपों के जननांगों के नाम जो हैं उसमें एक आर्चिगोनिया आता है, और एक दूसरा जो आता है वो होता है एंथीरिडिया। तो एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम दो होते हैं। जो तो आर्चिगोनियम जो होती है ना वो स्त्रीधानी होती है, यानी कि यह जो होता है एक स्त्री जननांग है। आगे आता है पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं। पादप जो अपना जीवन चक्र पूरा करता है, जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर जो होता है ना वो गैमेटोफाइटिक होता है, यानी युग्मकोद्भिद होता है। लेकिन इसका जब लाइफ साइकिल चलता है ना, तो इसके बीच के अंदर युग्मकोद्भिद के साथ साथ बीजाणुद्भिद भी शरीर आता है। जैसे हम बात कर रहे थे ना स्पोरोफाइटिक प्लांट की, तो स्पोरोफाइटिक जो प्लांट है ना उसमें स्पोर्स बनते हैं। तो जब स्पोर्स बनते हैं ना तो वो 2n हो जाता है। उस समय उसकी बॉडी क्या हो जाती है? 2n, यानी कि द्विगुणित हो जाती है। और जो गैमेटोफाइटिक प्लांट जो होता है ना उसकी बॉडी n होती है, n एगुणित। तो एगुणित बॉडी और द्विगुणित बॉडी दोनों के संयोग से ही यह जो पूरा है इसका लाइफ साइकिल चलता है। अर्थात पीढ़ियाँ दो होती है, एक तो हैप्लॉइड पीढ़ी और एक डिप्लॉइड पीढ़ी। अर्थात पीढ़ियों के अंदर इसके जीवन चक्र में अंतर पाया जाता है। इसलिए जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स हैं इसके अंदर पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। पीट मोस किसे कहते हैं? स्पेगनम को, क्योंकि पीट जो है ना ये कोयले का प्रकार है। तो स्पेगनम जो है ना ये दलदल भूमि में उगते हैं, और दलदल भूमि में उगते हैं ना तो वहाँ पर जो है ये जो कोयला, जो पुराना जो कोयला निकलता है, इसलिए उसको पीट मोस कहा जाता है। मोस जो है वो ब्रायोफाइटा के एक भाग हैं। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा का शरीर कितने भागों का बना होता है। यदि ब्रायोफाइटा की यदि हम शरीर की बात करें तो ये तो
कुछ ब्रायोफाइट्स पर्णिल हैं, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं कह सकते कि उसका जो शरीर जो है ना वो जड़ तना पत्तियों में बंटा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का शरीर मुख्य रूप से, जो हम बात करें ब्रायोफाइटा के शरीर की, तो ब्रायोफाइटा का शरीर तो एक सुकाय होता है और कुछ उसमें पर्णिल भाग होता है। लेकिन यदि ब्रायोफाइटा के यदि हम स्पोरोगोनियम वाले भाग की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि स्पोरोगोनियम वाला भाग है ना वो 3 भागों में बंट जाता है। ब्रायोफाइटा के एम्पीडी एकांतरण के अंदर स्पोरोगोनियम पढ़ते हैं ना, उसके अंदर स्पोरोगोनियम 3 भागों का बना होता है, जिसको फुट, सीटा और कैप्सूल कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा का शरीर जो है वो मुख्य रूप से सुकाय होता है, लेकिन जो इसकी पीडी एकांतरण के अंदर हम यदि स्पोरोगोनियम वाली स्ट्रक्चर पढ़ें तो उसमें फुट, सीटा और कैप्सूल के अंतर्गत विभक्त होता है। उसके बाद आता है कि ब्रायोफाइटा के कैप्सूल की विशेषता लिखिए। हम यदि ब्रायोफाइटा के कैप्सूल की विशेषता की बात करें, मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा का जो शरीर है फुट, सीटा और कैप्सूल में विभक्त होता है। तो हम यदि बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल को हिंदी में बोलते हैं स्फुटिका। क्या बोलते हैं उसको? स्फुटिका। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि यह एक बीजाणु उत्पादक अंग होता है। क्या होता है? बीजाणु उत्पादक अंग होता है, क्योंकि मैंने बताया था ना फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट होता है जो पैर वाला भाग होता है, पाद वाला, यानी कि फुट, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो कैप्सूल की विशेषता की बात करें तो उसमें आप ये लिखोगे कि यह एक बीजाणु उत्पादक अंग होता है जो बीजाणु मात्र कोशिका को निर्मित करता है। सबसे पहले क्या करेगा? स्पोर मदर सेल को उत्पन्न करता है, और यह जो होती है ना, यह एक बाहर से जैकेट द्वारा घिरा हुआ होता है। और इसका आकार जो पुराना, जैसे पुराने जो ब्रायोफाइट्स हैं, जैसे रिक्शिया की हम बात करें तो पुराने जो रिक्शिया वगैरह जो हैं उनमें तो ये जो कैप्सूल होता है वो गोलाकार होता है, जबकि जो आगे जो यदि ब्रायोफाइटा के विकास की हम बात करें तो मार्केंसिया के अंदर ये कैप्सूल जो होता है ना वो बेलनाकार होता है। अर्थात ब्रायोफाइटा के कुछ सदस्यों में यह नाशपाती के आकार का, कुछ में बेलनाकार और कुछ में गोलाकार होता है। और मुख्य रूप से हम यदि कैप्सूल की विशेषता की बात करें तो कैप्सूल एक बीजाणु उत्पादक अंग है जो मुख्य रूप से बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करता है। अब आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।